नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास की श्रृंखला को देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक नया वीडियो आपके सामने आज मिल रहा है। बहुत लोगों का क्वेरी लेखपाल से संबंधित आ रही है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऑनलाइन स्टडी ग्रुप लेखपाल से संबंधित अपने वीडियोज़ की श्रृंखला जल्द ही आपके सामने ला देगा। मैं ये भी बता दूं आपको कि उसमें 25 नंबर का सामान्य ज्ञान भी आना है। इसके अंतर्गत लगभग 8 से 10 प्रश्न करंट अफेयर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से जरूर पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स के घटनासार के वन लाइनर और एडिटोरिया के 20 प्रैक्टिस सेट आपको दिए जा चुके हैं, आप उनको तैयार कर लें तब तक। इसके साथ ही साथ पॉलिटी में भाग 8 जो पंचायत से संबंधित है, ये ग्रामीण विकास के सिलेबस में इनबिल्ड है, और जिसने इसको न कंप्लीट किया हो वो भाग 8 पंचायत तो निश्चित तौर पर कर ले। तीसरी बात, सामान्य ज्ञान के सिलेबस में और ज़्यादातर परीक्षाओं में भारत के इतिहास में आधुनिक भारत का इतिहास ज़्यादा पूछा जाता है, और वहीं पॉलिटी से भी प्रश्न ज़्यादा आते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको दी जा चुकी हैं, प्लेलिस्ट तैयार है, आप उसको देख के उसको कंप्लीट कर लें। इस प्रकार आपको सामान्य अध्ययन में एक अच्छी पकड़ मिल जाएगी, और उसके बाद हम लोग जल्दी हिंदी और ग्रामीण विकास के अन्य वीडियोज़ के साथ आपके साथ उपस्थित रहेंगे। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आपका सही जवाब होगा मौलाना मोहम्मद अली, यानी पहला ए विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्यों हुआ, कब हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत चर्चा कर लेनी आवश्यक है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके चलना चाहेंगे। कल आपने साइमन कमीशन के बारे में पढ़ा था, और यह भी पढ़ा था कि साइमन कमीशन भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए बनाया गया था। जब साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो भारत के विभिन्न राजनीतिक संगठनों ने उसको अपनी आपत्ति जताई और उसको अस्वीकार कर लिया, और उस समय कई सारे कांग्रेस नेता जेल में भी थे, जैसे गांधी जी स्वयं यरबदा जेल में थे। इस प्रकार एक असंतोष का माहौल था। इसी बीच प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये आयोजन कब किया गया? तो ये 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के बीच प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। मैं एक बार डेट फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के बीच प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। यहां एक बात, पिछली बार प्रीलिम्स आरओ में यह प्रश्न पूछा गया कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन क्यों किया गया था, किस उद्देश्य से किया गया था। तो अभी हम लोगों ने अपनी चर्चा में साइमन कमीशन की विस्तृत इसको लिया। इसका मतलब अब क्लियर हो गया होगा आपको कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए भी किया गया था। ठीक है, अब इसमें जानिए कि इसमें 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और इसमें भाग लेने वाले में प्रमुख नेता कौन कौन थे। यहाँ एक नेता का उल्लेख किया गया, मौलाना मोहम्मद अली। इसमें तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, और जयकर मुंजे, और होमी मोदी, और भीमराव अंबेडकर साहब, और सुंदर जी मजीठिया इसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे। यहाँ हमने भीमराव अंबेडकर साहब का जिक्र किया है, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। यह भी प्रश्न पूछा गया, इस बार आरओ के मेंस में यह प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए इस बात को थोड़ा सा डिटेल करना आवश्यक था। ठीक है, तो आपको पहले प्रश्न का आंसर मिल गया, ए आंसर सही होगा। अगला देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं। अब देखिए बैकग्राउंड बन गया है, अब प्रश्न करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। पहला 1930 में आयोजित हुआ, बिल्कुल सही है। डेट फिर से रिपीट ले लीजिए, 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक पहला गोलमेज सम्मेलन। ये साइमन रिपोर्ट की चर्चा के लिए, बिल्कुल सत्य है। इसका आयोजन लंदन में हुआ, बिल्कुल सही है। और यह भी याद रखिए कि जो लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो सेंट जेम्स महल में हुआ था, या कहीं सेंट जेम्स पैलेस भी लिखा रहे तो आप उसको सही ले लेंगे, लंदन में। अगला है, इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग किया था, गलत है। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग नहीं किया था, और कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही प्रतिभाग किया था, यानी दूसरे का सही मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला देखिए, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो जान लीजिए कि लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें ईसाइयों का प्रतिनिधित्व केटी पॉल ने किया था। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। एक बात और याद रखिएगा कि पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, मैंने बता दिया कि एकमात्र सम्मेलन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था कांग्रेस ने। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया, और इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था, यह भी बात इंक्लूड कर लीजिए। इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब डी हो जाएगा। चौथा देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? याद रखिएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय गांधी जी यरबदा जेल में थे। उसके बाद आपने कल गांधी इरविन समझौता पढ़ा जो 5 मार्च 1931 को हुआ। गांधी जी को शर्तों को मानते हुए
उन्हें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से चलने के लिए राजी किया गया, यानी कि आप यह कह सकते हैं कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेगी, यह तय हुआ। इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के तौर पर हिस्सा लिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि यह भी जानना आवश्यक है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक हुआ, तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। मैं तिथि पर इसलिए ज्यादा विशेष जोर दे रहा हूं कि कई बार यह तिथि भी डायरेक्ट पूछ ली जाती है। दूसरी बात कि इस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। इसके अलावा सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, इन लोगों ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। एक बात और महत्वपूर्ण है जो ज्यादातर पूछी जाती है कि गांधी जी के साथ उनके सचिव महादेव देसाई, प्यारेलाल और मीराबेन और देवदास गांधी भी उनके साथ लंदन गए थे। ठीक है, ये नाम भी याद रखिएगा। यानी यहां पर अब चलिए चेक करते हैं कौन कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर महात्मा गांधी गए थे, यानी ये तो सही है। सरोजिनी नायडू भी गई थी, मदन मोहन मालवीय भी गई थी, लेकिन मौलाना आजाद नहीं गए थे। ठीक है, यानी यहां पर आंसर क्या सही होगा, 1, 2, 3, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, तो आपका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। बाकी नाम पर हमने अभी पूर्व में चर्चा आपसे कर ली है, यानी यहां विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, तो गांधी जी ने लिया था, सरोजिनी नायडू ने लिया था, मदन मोहन मालवीय ने लिया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं लिया था। यानी 2 नाम क्लियर हो गए, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, यानी यहां पर आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व किया था, यह सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी द्वारा किया गया था। आगे कह रहा है कारण में कि गांधी इरविन समझौता 1931 यानी 5 मार्च 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था, यह बिल्कुल स्पष्ट है, इसीलिए गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। लेकिन यहां पर कथन गलत है, यानी कि आप क्या कहेंगे, कथन गलत है, कारण सही है, यानी ए गलत है और आर सही है। अब विकल्प देख लीजिए, डी सही हो जाएगा। यहाँ पे आरओ के प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने शिरकत किया था, तो केवल द्वितीय, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। चर्चा हो चुकी है डिटेल। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए तो वो कहाँ ठहरे थे, तो आपका सही जवाब होगा किंग्सले हॉल में। यानी गांधी जी, यह भी प्रश्न पूछता है कि किस जहाज से गए थे, तो गांधी जी पानी की एसएस राजपुताना जहाज से लंदन गए और लंदन में वो किंग्सले हॉल में ठहरे थे। विकल्प ए में एक नाम दिख रहा है आपको, सेंट जेम्स पैलेस। अभी हमने पूर्व में एक प्रश्न के डिटेल में आपको ये हिंट किया था कि सेंट जेम्स पैलेस या महल में ही ये गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब तो बी होगा, किंग्सले हॉल में गांधी जी ठहरे थे। ठीक है, और ये आपने इसके बारे में भी जान लिया, 12 का सही जवाब होगा बी। अगला देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन पानी की जहाज से गए थे, तो सही जवाब क्या होगा, एसएस राजपुताना, यानी आपका विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस प्रकार असफल रहा, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता का सबसे बड़ा कारण था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अब ये क्या था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के पृथक निर्वाचक मंडल की मांग रखी, जिस पर गांधी ने अस्वीकृति जाहिर की और अंततः सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर यह गतिरोध हुआ और 1 दिसंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन समाप्त हुआ। यानी इस प्रकार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मामले पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। 16 का सही जवाब होगा ए। अगला देखिए, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो अभी हमने आपको पूर्व में एक प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में बताया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया, वो भारतीय प्रतिनिधि के तौर पर हिस्सा ले रहे थे, यह भी बात जानना आवश्यक है। 17 का सही जवाब होगा ए। अब देखिए अगला प्रश्न है, 1930-32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्यों? कारण पूछ रहा है कि क्यों गलत होगा, तो इसका देखते हैं। इनमें से 2 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था, ये नहीं होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर जिन भारतीय दलों ने भाग लिया उन्होंने पूरे भारत का नहीं, वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व किया, ये भी नहीं है। ब्रिटेन की लेबर पार्टी सम्मेलन के बीच में हट गई और सम्मेलन की कार्रवाई पक्षपातपूर्ण रही, यह भी नहीं है। अगला है कि यह 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी, ये सही है। यानी यहां इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, डी हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी, यह बिल्कुल सत्य है। यह कंफ्यूज मत होइएगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे तो उसी में इन्होंने ये मांग रखी थी। इन्होंने दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ही रख दी थी।
यानी पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। दूसरा स्टेटमेंट, पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों और सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध किए गए थे, बिल्कुल सत्य है। अभी आप लोग आगे पूना पैक्ट को विस्तार में पढ़ेंगे। अगला है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, तो ये बिल्कुल सत्य है। अभी आपने पढ़ा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। यहाँ पर तीसरे गोलमेज सम्मेलन का जरा समय जान लीजिए। ये 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला था। यहाँ पर मैं तीनों गोलमेज सम्मेलन को एक बार समराइज कर देता हूँ। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच हुआ था। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तीनों सही है, यानी 1, 2, 3 डी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, करा कि अब हम लोग आ गए सांप्रदायिक पंचायत और पूना पैक्ट में। करा कि अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। किसका था? तो आपका विकल्प होगा डी, अछूतों के लिए। यानी आइए इसको समझते हैं, ये क्या था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत प्रस्तुत किया। कब किया था? 16 अगस्त 1932 को। इसके अंतर्गत मुस्लिम और सिख को तो पहले ही अल्पसंख्यक मान लिया गया था और उनको ये दर्जा मिल चुका था। अब इस नए सांप्रदायिक पंचायत में दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया था। ये बात गांधी जी को स्वीकार भी नहीं थी, इसीलिए ये विरोध भी हुआ था। यानी अब क्लियर हो गया होगा आपको, यहाँ दूसरे का सही जवाब क्या होगा? डी हो जाएगा। आगे चलिए, अगला स्टेटमेंट है कि ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। वही सांप्रदायिक पंचायत यानी कि कम्युनल अवार्ड की बात की जा रही है, बिल्कुल सत्य है। अगला क्या कर रहा है कि इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधान मंडलों में कुछ सीट आरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का पृथक निर्वाचक मंडल से होता था। ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें यही चर्चा की गई थी सांप्रदायिक पंचायत में। यानी कि यहाँ पर कथन भी सही है और कारण भी सही है, यानी यहाँ पे आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि मैकडोनाल्ड की सांप्रदायिक पंचायत यानी जिसको कम्युनल अवार्ड कहते हैं, किसी पृथक चुनाव के लिए आरक्षित सीटों में आवंटित नहीं थी। ठीक है, तो अभी हमने आपसे बताया था कि पूर्व में मुस्लिम, ईसाई, सिख और आंग्ल भारतीयों को पृथक निर्वाचन पद्धति मिल चुकी थी। अब यहाँ पर शामिल करने की बात थी किसको? अनुसूचित जाति को, ठीक है, यानी दलित वर्ग को। अब यहाँ पर पूछ रहा है किसको आवंटित नहीं की थी, यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें बौद्ध का जिक्र नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर आमरण अनशन की बात करें, आमरण का मतलब होता है जब तक मृत्यु ना आए, आमरण, ठीक है, और अनशन यानी कि फास्ट अनटू डेथ, यानी कि तब तक भूखे रहेंगे जब तक मृत्यु ना हो जाए। ये पहला गांधी जी ने आमरण अनशन कब किया? ये 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में किया। और क्यों किया? क्योंकि गांधी जी को यह समाचार मिला कि जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड है, उन्होंने सांप्रदायिक निर्णय लिया, यानी कम्युनल अवार्ड की बात की है। इसको लेकर गांधी जी बिल्कुल नाखुश थे और उन्होंने 20 सितंबर 1932 को अपना आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। अब यहाँ पर एक सीक्वेंस फॉलो होता है। अब ये चर्चा बाहर गई, ये हुआ कि गांधी जी आमरण अनशन पे बैठे हैं, बहुत दिक्कत हो जाएगी। कई लोगों ने बीच बचाव किया और अंबेडकर जी को तैयार किया। और अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में एक समझौता होता है, पूना समझौता। वो होता है 24 सितंबर 1932 को, यानी 20 सितंबर 1932 को वो आमरण अनशन पे बैठे, 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हो गया। और जब इस समझौते को ब्रिटिश सरकार ने अपनी सम्मति दे दी, उसके बाद गांधी जी ने 26 सितंबर 1932 को अपना आमरण अनशन तोड़ा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला देखिए, इस प्रश्न में पूछ रहा है कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलितों के लिए कितने सीट का आरक्षण था? तो याद रखिएगा, जो रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की थी, उसमें प्रांतीय विधानसभाओं में दलित वर्ग के लिए 71 सीट सुरक्षित की थी। ठीक है, और पूना पैक्ट में इसको बढ़ाकर 148, कहीं कहीं 147 भी मिलता है, तो ये कर दिया गया था, यानी यहाँ पे आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, इस जब पूना पैक्ट हुआ तो इसमें केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्ग की सीटों में 18% दलित वर्ग के लिए भी आरक्षित कर दी गई थी। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पूना पैक्ट संबंधित था, किससे संबंधित था? तो अभी आपने पढ़ा दलित वर्ग से, यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशाही कर दिया, बिल्कुल सत्य बात है। अगला कह रहा कि उसके माध्यम से संसद और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीट के आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हुआ, यह बिल्कुल सत्य है।
हमने आपको बताया कि प्रांतीय विधानसभा में कितनी सीट कर दी गई पूना पंचायत में, 148 या कहीं कहीं 147 भी मिलता है। और हमने आपको यह भी बताया कि केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य सीटों में 18% दलित वर्ग का आरक्षण सुनिश्चित किया गया। इसका मतलब यहाँ पर इस प्रश्न का कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ। अभी हम लोगों ने चर्चा कर ली, कौन सा समझौता हुआ? करा है कि समझौता हुआ, उसको क्या कहा जाता है? पूना पैक्ट कहा जाता है, ठीक है। और पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। जब भी इस तरह का जिक्र है तो आप डेट रिकॉल कर लिया करिए, तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा। यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? अब देखिए, ये प्रश्न थोड़ा सा टेक्निकल है और टेक्निकल होने के कारण ही ज्यादातर गलतियां हो जाती हैं। देखिए, अभी हमने इस बात पे चर्चा की कि पूना समझौता किसके बीच हुआ? गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को। तो साधारण यही समझा जाएगा ना कि गांधी जी और अंबेडकर जी ने सिग्नेचर किया था। ऐसा नहीं हुआ था। 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन दलित वर्ग से डॉक्टर अंबेडकर साहब और हिंदू जाति की तरफ से पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। और इसके अतिरिक्त और लोगों ने भी हस्ताक्षर किए थे, लेकिन गांधी जी के हस्ताक्षर नहीं थे। यानी मुख्य रूप से कौन थे? मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर साहब के हस्ताक्षर थे। यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किया था। यानी अगला देखिए, 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा कि जब पूना समझौता 1932 में हो गया तो उसके बाद गांधी जी ने की रुचि सबने अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही। अब वो अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगे, क्योंकि यहाँ पे कम्युनल की और वो भी अलग दलितों के लिए सांप्रदायिक व्यवस्था की बात हो रही थी। और गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में दलितों के उत्थान को लेकर काफी मतभेद भी चल रहा था। तो गांधी जी ने यह निर्णय लिया कि वो अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में भाग लेंगे और इसके लिए उन्होंने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की। ये जो अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग है, यही आगे चल के हरिजन सेवक संघ के रूप में परिवर्तित हुआ। इसकी स्थापना गांधी जी ने कब की? तो 30 सितंबर 1932 को की थी। और यहां प्रश्न में पूछ रहा है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही जवाब होगा घनश्याम दास बिड़ला, या इनका शॉर्ट फॉर्म जीडी बिड़ला भी कहते हैं। ये इसके प्रथम अध्यक्ष थे। यानी यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? यहाँ स्थापना पूछ रहा है आपसे, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? गांधी जी द्वारा। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे ये पूछता तो आप बता देते जीडी बिड़ला, यानी कि घनश्याम दास बिड़ला, ठीक है। और स्थापना कब हुई थी? तो 30 सितंबर 1932 को हुई थी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, इसकी स्थापना के एक वर्ष बाद यानी 1933 में इससे एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित हुई जिसका नाम था हरिजन, ठीक है। ये भी बात आपको याद रखनी होगी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? तो हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या अभी हमने बताया था? ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला है, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था। तो दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था? बाबू जगजीवन दास ने किया था। याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछे जाते हैं। दलित वर्ग के संघ का स्थापना किसने किया था? बाबू जगजीवन दास ने। यही एक नाम अंबेडकर साहब का है, तो उन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो उन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना 1942 में किसने की थी? अंबेडकर साहब ने की थी। अगला एक और प्रश्न पूछा जाता है ज्यादा कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये 1926 में सी राजा ने की थी, ठीक है। याद रखिएगा, ये प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बाबू जगजीवन राम। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं? यह कहा था स्टेटमेंट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। उस समय दलित उत्थान के लिए इन दोनों लोगों में काफी मतभेद था, इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए जा रहे थे। यानी यहाँ इसका सही आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा कि मई 1934 में पटना में जब कांग्रेस समिति की बैठक हुई तो इसी दौरान एक अलग बैठक हुई किसकी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की। और इसी समय इसके औपचारिक स्थापना की मान्यता भी मिल गई, ठीक है। कब मिली? मई 1934 को। आगे चलकर अक्टूबर नवंबर 1934 में बंबई में इसकी नीतियां और प्रणालियां तय हुई थी। यहां पूछ रहा है कि पहली बैठक कब हुई? तो पटना में, मई 1934। और अगर ये पूछता कि औपचारिक मान्यता स्थापना की कब मिली, तब भी आपका आंसर होता पटना में, मई 1934 में। यानी सही जवाब क्या होगा? सी हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कर लीजिए। अब विचार करने के बाद देखिए कौन सा कथन सत्य है, क्योंकि पूछ रहा है कौन सही है। पहला कह रहा है कि इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन यानी इवेजन की वकालत की थी। गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश माल के बहिष्कार की तो बात की थी लेकिन करों के अपवंचन की वकालत नहीं की थी, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया।
दूसरा स्टेटमेंट है कि यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। सर्वहारा व्यक्ति का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत पिछड़ा है, बहुत पीछे है, उसके अधिनायकत्व का मतलब होता है कि अब वो सर्वे सर्वा हो जाए, वो पूरा हावी हो जाए। ठीक है, तो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इस पर बेस्ड नहीं थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहती थी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। और जो ये स्टेटमेंट है कि सर्वहारा समाज का प्रभुत्व हो जाए, वो लीडरशिप में आ जाए, उसका प्रभुत्व हो जाए, ये किसका सोच थी? तो ये सोच मार्क्सवाद की थी। ठीक है, यानी यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट गलत। तीसरा, इसमें अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की वकालत की थी, यह भी स्टेटमेंट गलत है। यानी यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट गलत है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था? तो आपका जवाब होगा आचार्य नरेंद्र देव। आइए जरा कांग्रेस समाजवादी दल के बारे में थोड़ा सा जान लें। इसकी स्थापना मई 1934 में हुई, यह भी हम लोगों ने चर्चा कर ली। इसकी स्थापना की बात आएगी तो आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण जी का नाम आएगा। याद रखिएगा, अगर कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की बात आएगी तो आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, लेकिन अगर इसके सदस्य की बात आएगी तो आप अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी का नाम, राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम दास विक्रम, यूसुफ मेहर अली, गंगा शरण सिंह, कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन लोगों के नाम को आप मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आचार्य नरेंद्र देव मिल गए, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला देखिए, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट की स्थापना की गई। तो अभी हमने कहा स्थापना किसने की? आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, यानी आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव, बी रिपीटेड प्रश्न है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ विकल्प में जयप्रकाश नारायण जी का नाम है। ये जयप्रकाश नारायण जी बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। इसकी स्थापना की अगर बात करेंगे तो गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र का नाम आता है। चूंकि उनका नाम विकल्प में नहीं है, इसलिए जयप्रकाश नारायण बिहार के सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, इसलिए यहाँ पर जयप्रकाश नारायण जी का नाम सत्य हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में कभी गंगा शरण सिंह या रामकृष्ण बेनीपुरी या रामानंद मिश्र दिया रहा है तो आप उसको प्राथमिकता देंगे, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लोकनायक के नाम से किसको जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। एक बात और याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्होंने यानी 1942 में राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर भारत में गुप्त रूप से जनता को संगठित करने का काम किया था। ठीक है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, और आगे इनकी मृत्यु के बाद 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न का पुरस्कार भी इनको मिला था, यानी यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो जयप्रकाश दिवस अप्रैल 1946 में। क्यों? जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? डी हो जाएगा, अप्रैल 1946। अगला देखिए, कराए के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कराए 1936 में हस्ताक्षरित बंबई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। ठीक है, और इस पे लखनऊ में नेहरू जी ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी थी। और ये जो बंबई मैनिफेस्टो है, ये मई 1936 में बंबई के 21 उद्योगपतियों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है, इसको समस्त भारत के बृहद व्यापारी समुदाय का सहयोग था। यह भी स्टेटमेंट सही है, यानी इसको जो बंबई मैनिफेस्टो था, इसको व्यापारियों का व्यापक समर्थन भी प्राप्त था। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सत्य हैं। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल के गठन की तरफ। ठीक है, चलिए कर पहला प्रश्न है, 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो जरा समझिए कि यह विधानसभा चुनाव किन परिस्थिति में और किस आधार पर हुआ था। बैकग्राउंड अगर थोड़ा सा सही हो जाएगा तो आप इजीली प्रश्न कर ले जाएंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए। कई बार फरवरी शब्द पर ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि कई बार मंथ को भी करते हुए प्रश्न पूछे गए हैं। और किसके आधार पर हुआ? 1935 के अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में। और कांग्रेस ने 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। कौन कौन से 5 प्रांत थे? मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत बरार, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा। ये 5 प्रांतों में कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया था। और बंबई और असम, ठीक है, बंबई और असम तथा उत्तरी पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। ठीक है, और इन परिस्थितियों के बाद जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार,
बंबई और उड़ीसा में अपनी सरकार गठित कर ली। बंबई में वो पूर्ण बहुमत में नहीं थी, वो बंबई में पूर्ण बहुमत के नजदीक थी, लेकिन जुलाई 1937 में वहां पर भी सरकार बना ली। ठीक है, यानी 6 प्रांतों में सरकार बन गई। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने सहयोग के साथ अपने मंत्रिमंडल को गठित कर लिया था। इतनी बात को आपको याद रखना होगा। तो ये पूछ रहा है किसमें पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, यानी 5 जगह पूर्ण बहुमत था, कहां पर पूर्ण बहुमत नहीं था? अब आपका जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पंजाब में पूर्ण बहुमत नहीं था। ठीक है, बाकी जगह के नाम हम लोगों ने अभी चर्चा कर लिए, यानी पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला देखिए, कर प्रांतीय सरकारों के गठन किस अधिनियम के तहत हुए? अभी हम लोगों ने चर्चा की 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत, यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला है कि 1937 में चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत कितने प्रांतों में प्राप्त हुआ? तो अभी हम लोगों ने चर्चा की थी पूर्ण बहुमत 5 प्रांतों में, यानी सी आंसर सही हो जाएगा। अगला देखिए, ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित प्रांतों में विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जिसमें 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, मध्य प्रांत में बना था, उड़ीसा में बना था, बंगाल और पंजाब में नहीं बना था। ये क्लियर कट अपने दिमाग में रख लीजिए कि बंगाल और पंजाब में कांग्रेस मंत्रिमंडल नहीं बना था। बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं इस पे, यानी आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? 3 और 4, यानी आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। आरओ के प्रीलिम्स में पूछा प्रश्न है। करा कि 1935 के अधिनियम के उपरांत जो 1937 में सरकार गठन के कार्यकाल तक कितने महीने की सरकार थी कांग्रेस की? तो कांग्रेस की आपका सही जवाब होगा 28 माह की, यानी जुलाई 1937 में इन्होंने 6 प्रांतों में सरकार बनाई और 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस ने सभी मंत्रिमंडलों से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, यानी कि कितने महीने की सरकार रही? 28 माह की सरकार रही इनकी, यानी 10वें का सही जवाब डी हो जाएगा। आगे देखिए, करा कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। अब ये क्या है भाई? जब कांग्रेस ने 22 अक्टूबर 1939 को सभी अपने मंत्रिमंडलों से इस्तीफा दे दिया, तो इसकी खुशी में कांग्रेस मंत्रिमंडल की इस्तीफा देने की खुशी में जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों को 22 दिसंबर दिन शुक्रवार 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। ठीक है, यानी इसको इंग्लिश में मुक्ति दिवस को क्या कहते हैं? डे ऑफ डिलीवरेंस। ठीक है, किसके द्वारा मनाने की घोषणा की गई? जिन्ना द्वारा। कब की गई? 22 दिसंबर 1939। अब देखिए, इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? कांग्रेस ने इस्तीफा कब दिया? 22 अक्टूबर 1939 को। 22 से ही आगे चलिए, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस, यानी 22 अक्टूबर को उन्होंने इस्तीफा दिया, 22 दिसंबर को इन्होंने मुक्ति दिवस मनाया। ठीक है, इस तरह कोरिलेट कर लेंगे आप। और 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 12 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 1939। अगर डेट पूछ देता तो 22 दिसंबर 1939। ठीक है, अगला चलिए, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने पर नीति बनाई थी? तो होगा कार्यकारिणी समिति 1937 में इन्होंने कांग्रेस ने भू स्वामित्व समाप्त करने की नीति अपनाई थी और कृषकों को साहूकारों के चंगुल से छुड़ाने के लिए एक व्यापक सहमति थी, यानी इसका जवाब क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, करा कि 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल में यह प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि 1937 में संपन्न जो प्रांतीय विधानसभा चुनाव था उसमें यूपी का मतलब है कि संयुक्त प्रांत, उसमें 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता मिली थी। कितने में से? 228 में से 134 स्थानों पर। दूसरी बात, इस सरकार में प्रधानमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे, कानून मंत्री कैलाशनाथ काटजू थे और वित्त विभाग जो है रफी अहमद किदवई साहब के पास था, यानी आपका विकल्प क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायत संबंधी जो रिपोर्ट है उस पर विचार कीजिए और करेक्ट कालानुक्रम सेट करिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, काफी घुमाया हुआ। तो इसमें पहला नाम दिया है पीरपुर रिपोर्ट, ये 1938 में आई थी। अगला नाम दिया है शरीफ रिपोर्ट, ये मार्च 1939 में आई थी। और अगला नाम दिया है मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल, ये आई थी दिसंबर 1939 में। और ये जो मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल है इसको फजलुल हक रिपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इस प्रकार आपका सही क्रम क्या हो जाएगा? सबकी आपने डेट देख ली, इसके हिसाब से आपका पहला, दूसरा और तीसरा यानी विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 में अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस। जरा इसको समझ लेते हैं। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन हुआ 1938 में। ठीक है, और इसमें सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए। ठीक है, यानी 1938 में हरिपुरा कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, इसमें निर्विरोध कौन चुन लिए गए? सुभाष चंद्र बोस, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, हरिपुरा जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में हुआ, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष हुए, कहां पर है? तो अभी हमने आपको बता दिया गुजरात में है, ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में 1929 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। ये त्रिपुरी कहां पर है? तो जरा यहां समझ लीजिए कि त्रिपुरी अधिवेशन में क्या हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद पर चुने गए थे। पहली बात तो ये आपको बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। दूसरी बात, अब आ जाइए प्रश्न पर।
ये त्रिपुरी कहाँ पर है? तो ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है, ठीक है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939, ठीक है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था? यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। सही जवाब होगा राजेंद्र प्रसाद, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह भारत के त्रिपुरी अधिवेशन कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी के समस्त झगड़ा किस बात पर केंद्रित हो गया? तो पूरा केंद्रन कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति के गठन पर चला गया, यानी यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसने भारतीयों को उस स्थिति में अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता है? तो यह सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस, यानी सी विकल्प यहां सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है 1937 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या है? अब हम लोग देसी रियासतों की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, और बटलर कमेटी जो 1927 में गठित हुई थी ये इसी से संबंधित है। क्या है? बटलर समिति का जो गठन है वो 1927 में हुआ। पहली बात आपको ये याद रखना है। दूसरी बात, एक बात याद रखिएगा कि बटलर समिति को भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं, ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? वही इस प्रश्न का आंसर भी होगा कि इसका उद्देश्य था कि भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना और ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक और वित्तीय स्थिति को संबंधों को सुधार करना। इसकी सिफारिश के लिए बटलर कमेटी 1927 में गठित हुई, यानी अब सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा कि विकल्प डी सही होगा यहाँ। अगला देखिए, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा कि दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कांग्रेस, जिसको आप इंग्लिश में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं, का आयोजन किया गया, ठीक है। कब हुआ? दिसंबर 1927 में, यानी आपको विकल्प सी मिल गया। अब एक बात और याद रखिएगा कि इसमें बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी और जी.आर. अभ्यंकर, इन तीनों लोगों की महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है, इसके आयोजन में, ठीक है। और कहां पे हुआ था? दिसंबर 1927 में, ठीक है, यानी आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। करा निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल, जिसको इंग्लिश में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कांग्रेस कहते हैं, का अध्यक्ष थे? तो याद रखिएगा कि ब्रिटिश भारत और रजवाड़ों के बीच राजनीतिक संघर्ष के साझे में राष्ट्रीय लक्ष्यों को साधने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने 1939 में एक उनको भारत प्रजामंडल, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जा रहा है, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कांग्रेस, का अध्यक्ष चुना गया था। कब? 1939 में, यानी यहां विकल्प क्या सही हो जाएगा? आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संघ में रजवाड़ों के विलय आधिकारिक रूप से कब हुआ था? तो याद रखिएगा कि जो भारतीय संघ में रजवाड़ों का जो विलय है वो 1947 में हुआ और 15 अगस्त 1947 तक 3 रजवाड़ों को छोड़ दिया गया, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद। तो सभी रजवाड़े शामिल हो गए भारत में और 1948 के अंत तक ये तीनों रजवाड़े भी इसमें शामिल होने के लिए बाध्य हो गए, ठीक है, यानी यहां पर सही जवाब क्या होगा? बी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला देखिए, राज्यों का विलीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये सर्वविदित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में राज्यों का विलीकरण हुआ और उन्होंने जो ये 3 जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर थे, इनको भी एटलास। इस प्रकार यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा, सरदार पटेल, ठीक है। अगला देखिए, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन राज्यों ने भारत में शामिल होने में विलंबित किया? तो 1948 तक अंत में कौन 3 आए थे? अभी हमने जिक्र किया था, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, यानी आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना? ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में विलय के हस्ताक्षर पत्र किसको सौंप दिए थे? जवाहरलाल नेहरू जी को, ठीक है। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था और जब ये 26 अक्टूबर 1947 को भारत का अंग बन गया तो 27 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के जो कबायली आक्रांता थे उनको भारतीय सेना ने भगाना शुरू कर दिया। इसलिए यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? 26 अक्टूबर 1947, विकल्प सी हो जाएगा, जब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना था, यानी 7वें का सही जवाब क्या होगा? सी हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व की योजना सामने रखी थी? तो आपका सही जवाब होगा पंजाब, यानी ए विकल्प सही होगा। भारत के विभाजन के दौरान पंजाब एक ऐसा राज्य था जिसने एक संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व की योजना रखी थी, लेकिन सरदार पटेल ने उनके मंसूबों को पानी फेर दिया। और एक बात और याद रखिएगा, एक शब्द यूज होता है पेप्सू। ये जो शब्द है ये पूर्वी पंजाब, पटियाला और पहाड़ी राज्यों को एक संघ बनाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया था? पेप्सू, ठीक। ये भी बात याद रखिएगा, अधिकतर पूछ भी दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? पंजाब, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ। अगला है कि निम्नलिखित देशी राज्यों में कौन यथावत यानी स्टैंड स्टिल समझौते के पक्षधर में थे? तो आपका सही जवाब होगा हैदराबाद, यानी हैदराबाद स्टैंड स्टिल समझौते के पक्षधर में था, ठीक है। और इस प्रकार हम लोगों का आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। बहुत जल्दी हम लोग इस आधुनिक भारत के इतिहास को कंप्लीट कर लेंगे। नियमित रूप से आप अपने पढ़ाई को जारी रखें
और अब ज़्यादा मेहनत करने का समय आ गया है। जितना पॉसिबल हो सके उतना आप इसमें मेहनत करें, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद।